हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन भी बोलते हैं। इसके नाम से ही आप समझ जा रहे हैं कि ये व्यापार से संबंधित है, इसलिए इसके नाम के साथ ट्रेड लगा है। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये कैसे काम करता है, इसका गठन कैसे हुआ, क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या काम है ये इसका, तो इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले आपको गेट समझना होगा। GATT ये क्या है, क्योंकि ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका स्थान WTO ने ले लिया। अब आप कहेंगे जब ये पहले से एक संगठन था तो उसका जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे ले लिया, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए गेट पे, यानी कि GATT ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। देखिए 30 अक्टूबर को क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों ने एक समझौता हुआ, 23 देशों में हस्ताक्षर हुआ। वहां पर 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों ने एक समझौता किया, जिसे क्या बोला गया, गेट, GATT। इसको और भी इसे कहते हैं प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसका नाम है गेट, GATT, इसे शॉर्ट में गेट बोला जाता है। यहां पर 23 देशों ने क्या किया, 30 अक्टूबर 1947 को यहां पर एक समझौता हुआ। किसके लिए समझौता हुआ, प्रशुल्क और व्यापार के लिए। अब इसे समझते हैं, व्यापार तो आप समझते हैं, लेकिन प्रशुल्क क्या है, प्रशुल्क को ही बोला जाता है टैरिफ। टैरिफ टैरिफ आप समझिए क्या है। पहले टैरिफ, जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग देश, जितने भी देश हैं, सब व्यापार करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा सामान दूसरे देश में बिके, जिससे कि उनका व्यापार बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, यानी कि उनका अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। इस वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे देश को अपनी सामान निर्यात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई दो देश हैं, एक देश ये है जिसका नाम A है और एक कोई देश है जिसका नाम B है। यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों देश चाहते हैं कि हम दोनों, हमारे देश से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान बिके, निर्यात हो, और ये भी चाहता है कि निर्यात ज़्यादा हो। ऐसे में ऐसा नहीं है कि सब जितने भी देश हैं जो व्यापार जो करते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो केवल निर्यात ही कर सकते हैं। नहीं, देखेंगे तो उन्हें किसी न किसी चीज़ की कमी रहेगी। इस वजह से उन्हें कुछ आयात भी करना पड़ता है। तो यहाँ से अगर ये निर्यात करते हैं तो कुछ न कुछ ये यहाँ से आयात भी करते हैं। यानी कि अगर ये कुछ निर्यात कर रहे हैं जो कि इनके लिए बढ़िया है, जितना निर्यात बढ़ेगा इनके लिए बढ़िया है, लेकिन इन्हें कुछ आयात भी करना पड़ता है, ये भी आयात करते हैं, जो कि इनके लिए नहीं अच्छा होता। क्यों नहीं अच्छा होता, इसे समझिए। जब ये देश किसी दूसरे देश को निर्यात करेगा तो ये उससे ज़्यादा मतलब मूल्य लेगा, यानी कि उसका मूल्य इसे मिलेगा, ज़्यादा इसका सामान बिकेगा। तो यहाँ से क्या होगी, फॉरेन करेंसी, यानी जो भी करेंसी होगी फॉरेन करेंसी, वो इसके पास आएगी। ऐसे में क्या होगा, इसकी अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी। लेकिन जब ये किसी चीज़ का आयात करने लगेगा, मंगाने लगेगा सामान, तब इन्हें पैसा देना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता था, इन्हें, जैसे मान लीजिए मैं रुपए की बात करता हूँ, तो यहाँ पर रुपए क्या हुआ, आया। जब ये सामान को निर्यात किए तो इनके पास पैसा बढ़ गया, अब इनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जब ये कोई सामान आयात यहाँ से कर रहे हैं तो ये इनका क्या हुआ, इन्हें पैसा देना होगा। ऐसे में जब पैसा देना होगा तो ये बात तो अच्छी नहीं है। दूसरी पॉइंट, यहाँ पर जब किसी सामान का आयात कब किया जाता है, जब इनके पास, आयात कब किया जाएगा, जब इनके पास सामान न रहे, डिमांड ज़्यादा रहे, पब्लिक कहे कि मुझे 1 किलो, मतलब हमें जितनी पब्लिक है सब वहाँ पे उन्हें कहती है मुझे गेहूँ चाहिए। अब इनके पास अगर गेहूँ नहीं है तो इन्हें आयात करना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचिए कि अगर यही यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उत्पादित कर देंगे तो इन्हें यहाँ से निर्यात करना पड़ेगा। तो सरकार कभी नहीं चाहती कि हमारे देश में निर्यात की अपेक्षा आयात ज़्यादा रहे। सरकार की हमेशा से ये रणनीति रहती है, चाहे वो किसी भी देश की, कि हमारे देश में निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो। तो आयात को कम करने के लिए, इसे कम करने के लिए और इसे बढ़ाने के लिए क्या करती है, यहाँ पर एक टैक्स लगा देती है, टैक्स लगाती है।
वही हमारा जो टैक्स लगाती है, यानी कि आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला टैक्स, वही हमारा टैरिफ है। तो प्रशुल्क जिसे बोला जाता है। तो सरकार, कोई भी देश की सरकार हो, वो ये नहीं चाहती कि उसका आयात ज़्यादा हो, वो हमेशा चाहती है कि निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, जिससे कि हमारे देश में अगर आयात कम रहेगा, यानी कि हमारे पास सामान ज़्यादा है, ज़्यादा सामान रहेगी तो हम निर्यात करेंगे, आयात कम करेंगे, हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होगा, बल्कि अगर हम निर्यात करेंगे तो हमें पैसा ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए सभी देश के जो सरकार हैं उनकी यही रणनीति रहती है कि उनकी जो आयात रहे वो कम रहे, निर्यात ज़्यादा रहे। तो आयात को कम करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए वहाँ क्या किया जाता है, एक टैक्स लगाया जाता है। जो टैक्स, जो कर वही लगाया जाता है, वही क्या रहता है, टैरिफ रहता है। अब ये मुझे उम्मीद है कि आपको टैरिफ अच्छे से समझ में आया होगा। सामान्यतः जो निर्धारित किया जाता है 5% अगर टैक्स है तो सामान्यतः मतलब इतना रहना चाहिए, लगभग आसपास रहता है। लेकिन अब ये जो देश रहेगा, अब ये सोचेगा कि अगर हम यही टैक्स और बढ़ा देंगे, तब लोग विदेशों से जो मांग करते थे, जो कि मुझे आयात करना पड़ता था विदेश से, यहाँ से जो मुझे आयात करना पड़ रहा है, ये कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। यही टैरिफ अगर बढ़ा देगा ये, तब लोग कम सामान खरीदेंगे, कहेंगे कि मैं विदेश से सामान नहीं खरीदूंगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा तो मेरा टैक्स में ही चला जाता है। तो इस वजह से वो विदेश से सामान नहीं खरीदेगा, इस वजह से टैक्स बढ़ाया जाता है। तो यही देखा गया कि सभी देश चाहते हैं कि आयात कम हो, इसलिए सभी देश क्या करने लगे, कोई मनमानी ढंग से अपना मतलब आयात पे जो टैक्स लगता था उस पर बढ़ा दिए। तो इस वजह से देखा गया जब सभी देश ऐसा करने लगेंगे तो विश्व का जो व्यापार होता है, वर्ल्ड ट्रेड जो है, वो हमारा नीचे जाएगा, यानी खराब होगा। इस वजह से ध्यान में रख कर ये जो प्रशुल्क जिसे बोला जाता है, कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस टैक्स को, कि कोई मनमानी ढंग से आयात पे जो टैक्स लगता है वो ना कोई बढ़ाए, उस वजह से एक समझौता हुआ जिसे गेट बोला गया। यही है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जो कि गेट का नाम था। यहाँ पर इसके लिए समझौता हुआ था 30 अक्टूबर 1947, 23 देशों ने मिलकर ये किया था। तो आई होप कि आपको टैरिफ और जो व्यापार, टैरिफ एंड ट्रेड पर जो सामान्य समझौता हुआ था वो अच्छे से समझ में आया होगा। GATT इसका क्या मतलब था, जो कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता था। प्रशुल्क अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और व्यापार आप जानते ही हैं। तो अब चलते हैं आगे क्या क्या घटनाएं हुई। तो यहाँ देखिए, आप लोग टैरिफ समझ गए हैं कि क्या था, GATT जिसकी स्थापना कब हुई, कितने देश थे, इस पे समझौता हुआ। ये भी एक तरह से व्यापार और प्रशुल्क के लिए ये समझौता किया गया था, ये बैठक हुई थी। अब ये क्या किया गया था, 1948 में ये लागू हो गया था। 1948 में ये लागू हो गया था। कौन? GATT 1948 में लागू हुआ। 30 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई थी, हस्ताक्षर हुए थे, और 1948 में ये लागू हो गया था। अब इसके बाद देखते हैं कैसे ये क्या हुआ, WTO की जगह ले लिया। यहाँ पे देखिए कि 1 जनवरी 1995 में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई। तो 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना कर दी गई। अब आगे क्या देखा गया कि जो GATT है, इसका उद्देश्य जो था उससे थोड़ा अलग, कुछ अलग इसका पर्पस था WTO का। कुछ देश क्या हुए थे, जो आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं यहाँ पर। जो गेट के विभिन्न वार्ता दौर होते हैं, कोई भी संगठन बनता है तो उसकी अलग अलग वार्ता दौर होती हैं, जैसे कि पहली वार्ता दौर, पहला वार्ता, दूसरी वार्ता, तीसरी वार्ता अलग अलग होती है ना। उसी तरह क्या हुआ था, गेट में भी कई वार्ता हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 8 वार्ता दिया गया है, जिसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवां, सातवां, आठवां दिया गया है यहाँ पर। तो पहले में देखिए वार्ता दौर दिया गया है, वर्ष दिया गया है, फिर स्थान दिया गया है, फिर प्रमुख विषय दिया गया है। तो यहाँ पे जो 8वां जो दौर का लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर उरुग्वे वार्ता जिसे बोला जाता है, इसका समय था 1986 से 93। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ से अब WTO का मन बनने लगा था, यानी कि WTO को लाने का मन बनने लगा था। अब धीरे धीरे हस्ताक्षर करने लगे थे कई देश, लेकिन कुछ देश इसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऐसे में देखा गया था। तो अब क्या हुआ था, WTO की स्थापना तो हो गई 1995, लेकिन जितने देश थे GATT में, वो पूरी तरह से सब नहीं आए थे WTO में। इस वजह से इसे कुछ दिन तक और अस्तित्व में रखना पड़ा। हालांकि WTO तो 1 जनवरी 1995 को आ गया, लेकिन
GATT जो था इसे कुछ दिन और अस्तित्व में रखना पड़ा क्योंकि सारे देश इसमें नहीं शामिल हुए थे। यानी कि यहाँ से GATT से सारे देश इसमें शामिल नहीं हुए थे, इस वजह से इसको कुछ दिन अस्तित्व में और रखना पड़ा। इस वजह से ये GATT जो है ये क्या हुआ, 12 दिसंबर 1995 में ये पूरी तरह से क्या हुआ, समाप्त हो गया। कौन, GATT, यानी कि गेट पूरी तरह से 12 दिसंबर 1995 को ये समाप्त हो गया। अब पहले से WTO तैयार है लेकिन कुछ देश इसमें शामिल नहीं हुए थे इसके, इस वजह से जब बाद में सारे हस्ताक्षर हो गए फिर बाद में देखा गया 12 दिसंबर 1995 को GATT का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसके जगह आ गया पूर्ण रूप से कौन आ गया, गेट की जगह कौन आ गया, WTO। यानी कि अब WTO जो था ये पूरी तरह से गेट का जगह ले लिया है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही संगठन है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड से संबंधित है, विश्व में व्यापार को कई उद्देश्य इसके अभी आप लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उद्देश्य हैं, तो उन सभी को पूरा करने के लिए अब इसका जगह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले चुका था। तो आई होप कि आपको ये GATT क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, कब इसका अंत हुआ और कैसे WTO ने इसकी जगह ले लिया, आप कह सकते हैं उसको हड़प लिया। तो WTO ने GATT का स्थान हड़प लिया और वहां पर वो पैर फैला चुका था। अब सारे देश पूरी तरह से जब आ गए तो यहाँ पर 12 दिसंबर 1995 में ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम GATT का उद्देश्य देखेंगे कि क्या था GATT, फिर उसके बाद हम लोग उसका उद्देश्य देखने के बाद WTO का उद्देश्य देखा जाएगा, फिर उसके कार्य को देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ अब हम लोग गेट का उद्देश्य देखते हैं। ये उद्देश्य मैंने कुछ लिखा, इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं जैसे गेट का। यहाँ देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या है, व्यापारिक क्षेत्र से पक्षपात हटाकर सभी देशों को बाजार की प्राप्ति के लिए एक समान अवसर करना। देखिए व्यापारिक क्षेत्र से पक्षपात हटाकर, जैसा कि आप लोग पक्षपात शब्द तो बड़े आसानी समझते होंगे, ये चीजें विश्व के जो व्यापार होता था वहां पर भी देखने को मिलता था। इसलिए क्या किया गया, वहां पे पक्षपात को हटाने के लिए सभी देशों को बाजार की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए कि ऐसा न हो कोई देश इससे अवगत रह जाए, उसके नजदीक न पहुंच पाए, पक्षपात का शिकार न हो जाए। इस वजह से भी इसका उद्देश्य था कि इसे कैसे हर देश तक व्यापार हमें पहुंचाना है। आगे देखते हैं, आगे वस्तुओं के लिए प्रभावी मांग को बढ़ाना। देखिए व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी पढ़े होंगे, उसके डिमांड और सप्लाई। तो इसलिए डिमांड बहुत होना जरूरी है। जब आप डिमांड ही नहीं करेंगे किसी चीज का तो हम बना के क्या करेंगे, अब बना भी लेंगे फिर मेरा व्यापार नहीं होगा क्योंकि आपके पास डिमांड नहीं है तो कौन खरीदेगा उसे। तो इसलिए देखा गया कि वस्तुओं के लिए प्रभावी मांग को बढ़ाना, तो वहां पे मांग बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लोगों को डिमांड बढ़े, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक इकोनॉमी में, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वहां पे डिमांड बढ़ाना। सभी सरकार चाहती है कि वहां पे डिमांड बढ़े, इसलिए चाहती हैं कि ये जो संगठन था इसका उद्देश्य था कि कैसे लोगों के लिए डिमांड बढ़ाया जाए, लोगों का डिमांड बढ़े तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो नेक्स्ट देखिए, विश्व संसाधनों का विकास करना और उनका पूर्ण विदोहन करना। विश्व में देखा गया, आप देखे होंगे अल्प विकसित देश की ये एक उसकी विशेषता होती है कि वहां पर जो संसाधन होते हैं वहां पे उसका कैसे विदोहन किया जाए। यहाँ पे जैसे क्या है, विश्व संसाधन का विकास करना, ऐसा जो संसाधन रहे हम कैसे उसका विकास कर सकें। विकास करने का मतलब है उसका हम अच्छे से उसे टाइम से निकाल सकें, फिर उसका अच्छे से विदोहन हो सके, उसका अच्छे से प्रयोग हो सके। इस वजह से कि हमारा जो यूज है वो बेनिफिट उसका अच्छे से मिल सके, इसलिए ऐसे संसाधन हमें बनाना है, ऐसा विकास करना जिससे कि उसका अच्छे से पूर्ण विदोहन हो सके, और जब विदोहन होगा तभी हमारा सामान बनेगा और तब हम उसे दूसरे को बेचेंगे या खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना। पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना है, इनका मेन उद्देश्य था कैसे हम अपने व्यापार को और विस्तारित करें। जितना ही विस्तार होगा हमारा क्या होगा, व्यापारिक पक्षपात हटेगा, इसका मतलब व्यापारिक पक्षपात हटा और हमारा विस्तार बढ़ेगा। वस्तु के लिए प्रभावी मांग, डिमांड बढ़ेगी, तब भी विस्तार होगा। और विश्व संसाधनों का विकास करना, जो संसाधन होंगे वो भी बढ़ेंगे। और ऐसे में देखा जाएगा इन समुचित जो हम आगे डिस्कस किया गया है, इन सबसे क्या होगा, हमारा मेन यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो रहेगा वो विकसित होगा। तो इसका मेन कुछ ये इंपॉर्टेंट पर्पस थे, जैसा कि कुछ इसके अलावा भी दिया गया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित समस्याओं को पारंपरिक सहयोग एवं परामर्श की सुविधापूर्ण सुझाव देना। एक ऐसा मंच बनाया जाए
ऐसा नहीं है कि अगर व्यापार किया जा रहा है तो किया जा रहा है, चाहे जहाँ से यहाँ से वहाँ मनमानी भेजा जाए। उसके लिए कोई मंच होना चाहिए जहाँ से निर्धारित हो सके, कोई सुझाव मिले। ऐसा नहीं है कि कोई दिमाग से अगर हल्का है तो वो अपने मन से करने लगे तो वो खुद का नुकसान करेगा भी, बाकी का भी नुकसान करेगा। तो ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ से जितने भी देश हैं सभी पर निगाहें रहें और वहाँ पे सभी को सुझाव दिया जाए, एक अच्छी परामर्श दिया जाए जिससे कि व्यापार में और विस्तार हो सके। तो ये था GATT यानी कि गेट का उद्देश्य, जो कि यही उस समय था जब इसके पहले जो अस्तित्व में जब तक था तो इसका यही उद्देश्य था। आगे चलकर WTO ने इसका जगह ले लिया, WTO ने इसका जगह ले लिया। तो जो कि 1 जनवरी, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुआ था। तो 1 जनवरी 1995 में जब WTO आ गया तो अब इसका उद्देश्य देखते हैं क्या था, उद्देश्य क्या था और इसका कार्य क्या था। तो चलिए अब WTO का शुरू करते हैं। तो यहाँ अब हम WTO का उद्देश्य देखेंगे, WTO का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या किया, वस्तु के उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि, कैसे वस्तु का उत्पादन किया जाए और उसका व्यापार में कैसे उसकी वृद्धि की जाए। हालांकि आप देखेंगे कुछ हद तक GATT यानी गेट का जो उद्देश्य था उससे यहाँ मिलता जुलता, लेकिन कुछ अंतर भी है जिसे आगे अभी हम देखेंगे। देखिए, फिर जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर का मतलब स्तर में वृद्धि करना है कि पहले के लोग, जैसे ज़्यादातर लोग क्या होते थे, पैदल दूर दूर तक की यात्रा करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जानवर जैसे घोड़े से सवारी करने लगे, बैलगाड़ी से सवारी करने लगे। बाद में मोटरसाइकिल आएगी, साइकिल आई, फिर अब 4 व्हीलर आई, ट्रेन आई, बस आई, एरोप्लेन आई। तो ये क्या हुआ, एक तरह से जीवन स्तर में वृद्धि हुई। तो वही जीवन स्तर को बढ़ाना है, इसका उद्देश्य ये था कि लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना है। इसके अलावा पूर्ण रोजगार की बात की गई है। पूर्ण रोजगार हमें चाहिए कि जैसे कि रोजगार का मतलब ऐसा नहीं कि छिपा बेरोजगार ना हो। जैसे कि कृषि अगर है तो वो छिपी, एक तरह से वहाँ पे छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है कि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति कृषि कर रहा है तो बाकी व्यक्ति वहाँ पे बैठ के खाते हैं, तो वो छिपी बेरोजगारी होती है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि जितने लोग हैं उन्हें पूर्ण रोजगार मिले, तो वही पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का उद्देश्य था। कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, मेन चीज यहाँ पर जो है GATT में खास करके यहाँ पर ये लाया गया पर्यावरण। ये ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण की बात WTO में खास करके की गई है कि देखा गया जाए कि कहीं व्यापार तो हम कर रहे हैं कि हम व्यापार को बढ़ाने में आगे खूब तेजी से दौड़ें, लेकिन हमें वहां पे पर्यावरण का भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण पे हमें कोई नुकसान न पहुंचे, कि ऐसा ना हो कि हम व्यापार तो करें लेकिन पर्यावरण को उड़ा दें। तो इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना है, इसका उद्देश्य मेन ये था और उसका संरक्षण करना भी इसका उद्देश्य था। तो इसलिए कड़े नियम बनाए गए, एक ऐसा मंच बनाया गया जहां पर देखा जाए कोई इसको नुकसान न पहुंचाए, कैसे ऐसा संसाधन हम कैसे लेना है कि हमें पर्यावरण को कुछ क्षति न पहुंचे। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था। फिर विश्व के संसाधनों का संतुलित उपयोग। संतुलित उपयोग भी आप एक तरह से देख सकते हैं कि पर्यावरण से, जैसे हम कहीं से खुदाई कर रहे हैं, कोई खनिज निकाल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा पर्यावरण उससे नुकसानों से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचे। तो ऐसे संसाधन को हमें वहां से निकालना है, फिर ऐसा उसका संतुलित उपयोग करना है कि जिससे कि डिसबैलेंस ना हो, बैलेंस बना रहे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और उसका संसाधनों का संतुलित उपयोग भी हो, जिससे कि हमारा जो WTO का जो उद्देश्य है वो अच्छे से पूरा हो। तो इसी तरह कई ऐसे उद्देश्य जो मैंने इंपॉर्टेंट कुछ इसके जो पर्पस थे मैंने यहाँ पे आपको बताए, उस गेट के भी और WTO के भी। इसके अलावा भी कई इसके उद्देश्य हैं। आप अगर इसके वर्क की बात करते हैं, WTO का जो वर्क होता है, अब वर्क देखिए, तो आप अगर कोई उद्देश्य लेके चलते हैं, आपको कोई काम करना होता है, कोई आपका पर्पस है कि मेरा ये उद्देश्य है, तो आप वही काम करेंगे, दूसरा काम तो नहीं करेंगे। इसी वजह से यहाँ देखिए जो इसका ये उद्देश्य है, यानी कि जैसे उत्पादन में वृद्धि करना, व्यापार में वृद्धि करना, तो वही उसका काम भी रहेगा। जीवन स्तर में वृद्धि करना है तो वही उसका काम भी रहेगा कि उसको जीवन स्तर में वृद्धि करने का काम करेगा, पूर्ण रोजगार देने का काम करेगा, पर्यावरण उसका संरक्षण पर भी ध्यान देगा, विश्व के संसाधनों का संतुलित उपयोग करेगा। जो कर हैं, जो प्रशुल्क मैंने जैसे गेट में जो बात की गई थी, इस पे भी इसका भी जो काम था यहाँ पर टैरिफ को कंट्रोल करना, व्यापार को संतुलित बनाना, वही यहाँ पर भी इसका काम रहेगा। तो यही इसका उद्देश्य भी है, यही काम भी रहेगा। तो आई होप कि आपको ये WTO का जो मामला है एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है, जटिल टॉपिक है, एक आसान शब्दों में अच्छे से समझ में आई होगी। जैसा कि GATT का मैंने बताया, फिर WTO को बताया कि कैसे WTO ने गेट का जगह ले लिया और वहां पे कितने देश हैं, कुल 164 देश हैं। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, 164 देश हैं WTO में, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है।
स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका है। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है, गेट में भी सदस्य था, WTO का भी है, शुरू से है, जब से ये इसका बना तब से ये भारत भी इसका संस्थापक है। एक चीज़ और है, इसमें इसके जो सदस्य देश होते हैं उन्हें कम से कम 2 साल में उन्हें मिलना होता है, यानी कि बैठक करनी पड़ती है इस राउंड की तरह, यानी WTO के तहत एक जो बैठक होती हैं उसमें हर 2 साल पे सभी सदस्य देशों को इसमें बैठक करनी पड़ती है और यहाँ पे समझौता होता है, बातचीत होती है कि आगे हमें क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, तो ये सब बातें की जाती हैं। तो आई होप कि आपको WTO यानी कि और गेट अच्छे से समझ में आया होगा। गेट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ को मैंने भी बताया, ट्रेड आप जानते ही क्या होता है, जर्नल एग्रीमेंट था ये। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।